नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पहले न्योता दो, अब प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ नो और साफ नो यानी साफ इंकार। यह उस विपक्ष का हाल है व्यूअर्स, दर्शकों, जो पिछले 2 महीने से रट लगाए रखा था कि राम मंदिर के कार्यक्रम में हमें भी न्योता चाहिए, हमें भी जाना है, क्योंकि यह अकेले भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। लेकिन तारीख नजदीक आते ही, न्योता मिलते ही पूरे विपक्ष ने पलटी मार दी है। ना सोनिया गांधी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ना अधीर रंजन चौधरी, ना ममता बनर्जी, ना सीताराम येचुरी, ना अखिलेश यादव, कोई भी अयोध्या जाने को तैयार नहीं है। और अखिलेश यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़कर और निमंत्रण देने वालों को ही पहचानने से साफ इंकार कर दिया। सवाल यह है दर्शकों, व्यूअर्स, कि निमंत्रण ठुकराने के पीछे कहीं वोट बैंक वाला एक बड़ा एंगल तो नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंदिर के कार सेवकों यानी राम मंदिर के कार सेवकों को अराजक बता डाला है, और तो और उनको मरवाने के फैसले को भी पूरी तरह सही करार दिया है। लेकिन मुद्दा यह भी है कि क्या विपक्ष राम मंदिर के मामले में दशकों पुरानी गलती एक बार फिर दोहरा रहा है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे प्रामाणिक बहस। वोट बैंक से प्यार, निमंत्रण अस्वीकार। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी, राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है। अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य से इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता है ना भूत से, इस तरह डरते हैं। निमंत्रण को ठुकराना परम दुर्भाग्य का विषय। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर पूछा है कि आप कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं गए। लेकिन इसी बीच विवादों के स्वामी ने कार सेवकों को अराजक बताकर नया बवाल मचा दिया। बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना नाम बदलकर भी कुछ और रख लेना चाहिए। जैसे कभी लोग मियाँ मुलायम कहते थे, मियाँ मौर्य लिखा जाए तो अच्छा होगा, स्वामी नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है, अब उसके पास न तो सत्ता है, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। उधर लालू यादव की पार्टी के विधायक फतेह बहादुर ने भी राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर होंगे। लेकिन राम मंदिर के बहाने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस और पंडित नेहरू पर निशाना साधा है। 500 वर्षों का संघर्ष, 100 सालों से ज्यादा कोर्ट के चक्कर अब पूरे हो गए। भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हम सबकी आंखों के समय ही हो रहा है, क्योंकि नेतृत्व हमें पंडित नेहरू जी का मिला। उनके पास स्वदेशी चिंतन और विचारधारा का अभाव था। राम राज्य की परिकल्पना से पूर्ण भारतवासियों के ऊपर शासन करने में वो अक्षम थे। राम नाम पर वार और पलटवार के बीच एआईएमआईएम ने मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाने का दांव चल दिया है। बहन कुमारी मायावती जी बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुई थी, और मैं समझता हूं कि अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है
तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष के नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाकर चल रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट बैंक से प्यार, निमंत्रण अस्वीकार। और आप सोचिए, पहले कह रहे थे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अब कह रहे हैं कि हम बुलाने पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं मैजिक वॉल पर वोट बैंक की निष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा से दूरी तक का विश्लेषण। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी प्राण प्रतिष्ठा को आरएसएस का इवेंट बताकर किनारा कर दिया है, यानी इंकार कर दिया है। अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार किया, निमंत्रण देने वालों को पहचानने तक से इंकार कर दिया। ममता बनर्जी दूसरे संप्रदाय के लोगों की अनदेखी हो रही है। ममता बनर्जी ये कह रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, विवादों के स्वामी, कार सेवकों को अराजक बताया और इन्हें मरवाने के फैसले को सही ठहराया। यानी कार सेवकों को जो गोली मरवाई गई, राम मंदिर की जो कार सेवा कर रहे थे उसको सही बता रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी भी भीतर से यह बात अब समझ चुकी होगी। बर्ताव में आगे असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम युवकों से बोले, अयोध्या में जो हो रहा है उससे तुम्हें तकलीफ नहीं होती क्या? बदरुद्दीन अजमल, मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि वो 20 से 26 जनवरी तक यात्रा ना करें। और बड़ा सवाल आज का यक्ष प्रश्न, क्या 80% आबादी की आस्था कुछ नेताओं के लिए मायने नहीं रखती? यही सवाल है आज का। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, आइए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक है। आसिम वकार है, प्रवक्ता AIMIM के। मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, RLD के प्रवक्ता है और RLD और सपा का गठबंधन भी है। आपका भी अभिनंदन है। मैं तहसीन पूनावाला, शुरुआत आपसे करता हूं। सोनिया जी का इंकार, खड़गे जी का इंकार, अधीर बाबू का इंकार, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अगर चले जाते तो क्या घट बढ़ जाता? अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी हमारे देशवासी 22 तारीख का इंतजार करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे 2 सवाल पूछ सकता था। बड़ी आसान चीज है कि सोनिया जी चले जाए और खड़गे जी चले जाए, और ये क्योंकि ये जो ये है कि एक प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जाए और पॉलिटिकली उनको नुकसान नहीं होता। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक हूं। लेकिन आप 2 चीज की जवाब दीजिए। मंदिर का अब तक निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी चीज, हमारे जो शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य जी भी नहीं जा रहे, और शंकराचार्य जी ने क्या कहा है उसके बारे में कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं चला रहा है। क्यों? तो क्या जो हमारे शंकराचार्य, जिसमें हम सब उनके सामने अपना सर झुकाते, क्या वे भी 80% भारतीयों के जो आस्था है उसका ख्याल नहीं रख रहे? देखिए, ये पॉलिटिकल विवाद नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। हमारे राम जी आ रहे, इतने वर्षों बाद आ रहे, सबको इस पर फक्र है, सब इस पर खुशी मना रहे। कुछ लोग हैं आपके यूनिट में से जो शायद 22 तारीख को नहीं जाएगी, 30 तारीख को जाएगी, 24 तारीख को जाएगी, 25 तारीख को जाएगी, तो क्या वे कम हिंदू है? क्षण क्षण और कण कण में है श्री राम। नहीं, अब आप बोलेंगे जिन पुलिस वालों की बात ड्यूटी लगेगी, जिनकी ड्यूटी नहीं लगेगी, बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, यू कांट। आप मीडिया के लोग वहां पे कौन से जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे, उससे इक्वेट नहीं कर सकते। मेरा चलिए मैं वो भी छोड़ देता। चलिए मैं वो भी छोड़ देता। तहसीन भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, आपने बोला कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये अच्छी बात है, तो अच्छी बात में अपना स्वीकारता देना गलत क्यों है? अगर खड़गे जी वहां चले जाते, चलिए सोनिया जी की हो सकता है हेल्थ का इशू हो, कोई और विषय हो, सोनिया जी नहीं जा पा रही, खड़गे जी जा सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी जा सकते हैं। विवेक, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सीताराम येचुरी भी नहीं जा रहे, अखिलेश यादव ने तो निमंत्रण ही अस्वीकार कर दिया है। क्या आपको लगता नहीं अगर विपक्ष के 4 नेता चले जाते तो क्या बढ़ जाता और क्या कम हो जाता? नहीं, हमने तो, लेफ्ट ने तो पहले ही मना कर दिया था। जो सबसे पहले जो मनाही हुई है इस इवेंट की, वो तो वामपंथियों ने ही करी है। और सीताराम येचुरी तो बाकायदा मीडिया के सामने आए, उन्होंने बाइट दी और अपनी रीजनिंग दी। एक तो धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, मैं ये इंकार ही नहीं कर रहा कि सीताराम येचुरी ने अस्वीकारता दी। मैं पूछ रहा हूं ये अस्वीकार क्यों कर रहे हैं निमंत्रण को?
चलिए आपकी पार्टी भाई, तो इसके दो नास्तिक कारण है, हैं। पहला लेकिन कारण- लेकिन कांग्रेस तो नास्तिक नहीं है जी, अखिलेश जी तो नास्तिक नहीं है, या देखिए, सपा तो ऐसा नास्तिक है नहीं कि- है। नहीं, नास्तिक तो शंकराचार्य भी नहीं है, नास्तिक तो शंकराचार्य भी नहीं है। अब सुधांशु त्रिवेदी शंकराचार्य से आज बड़े हो गए हैं, तो वो जस्टिफाई कर देंगे और शंकराचार्य की बातों पे टिप्पणी भी नहीं करेंगे, गोलमोल बात करेंगे, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन ये है कि जो पॉलिटिकल इवेंट बन चुका है, मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर धर्मगुरु बन गए हैं और जो धर्मगुरु हैं वो पॉलिटिशियन बनते चले जा रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिशियन और धर्मगुरुओं का जो नेक्सस है, ये देश के लिए कोई हेल्दी चीज नहीं है, तोड़ना होगा इसको, बहिष्कार होना चाहिए इस पॉलिटिकल इवेंट का। आप 23 को जाइए, 24 को जाइए, 30 को जाइए ना जाइए, आपकी मर्जी, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। राम की रोज पूजा करिए, कोई राम के खिलाफ नहीं, बहिष्कार कोई होना अयोध्या चाहिए के इस खिलाफ इवेंट नहीं का। है। हम तो बहिष्कार तो कर ही रहा है इस समूचा इवेंट विपक्ष। का बिल्कुल- चलिए ओवैसी की पार्टी तो खुल्लम ये खुल्ला एक कह रही है political कि event हम इस राम मंदिर को नहीं मानते, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रही है कम से। और आप कह रहे हैं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन हम राम मंदिर को तो मानते हैं, लेकिन हम प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। या तो आपको लगता है कि इस देश की 80% आबादी जो है वो फॉर ग्रांटेड है, ऐसा लग रहा है क्या विपक्ष को? नहीं, 80% प्रधानमंत्री 80% के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन में सीटें आ गई, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप बीजेपी, आरएसएस और संघ परिवार को राम का रिप्रेजेंटेटिव और 80% हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव मत बताइए। मेजॉरिटी हिंदू मैं जो तो है, वो बिल्कुल peaceful नहीं बता है रहा। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास मंदिर का रखते हैं। बहिष्कार करने की बात तो हाँ, अभी राम आपने के करी। अब यू मेड योर पॉइंट, अब मंदिर विवेक के ना का मेरा बहिष्कार निवेदन है, की किसी ने बात नहीं आपने कही बड़ी है। बात बोली है। अयोध्या के इस बहिष्कार समय की बात नहीं कही है मैंने। सोशल मीडिया पे बड़े सारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। देखिए कुछ चीजों पे साफगोई से बात आज हो जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि स्पष्टतावादी तरीका सबसे बेहतर तरीका होता है बात करने का। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करता, ना असउद्दीन ओवैसी को, ना भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन दोनों का रुख तो एकदम क्लियर है। यहां तो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से आप कह रहे हैं हम बहिष्कार होना चाहिए इस कार्यक्रम का। तो सुधांशु त्रिवेदी पॉलिटिकल इवेंट का तो कार्यक्रम तो पॉलिटिकल है नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, हमने नहीं कहा कि सब राम का पॉलिटिकल बहिष्कार पार्टियों को करो बुलाया या ना। अयोध्या के मंदिर का बहिष्कार करो। हिस्सेदारी तो आपकी भी उतनी होती है ना, हिस्सेदारी तो आपकी भी उतनी होती। जाते तो सही, अगर वहां पे 5-7 विपक्ष के नेता खड़े होते तो कैसे बीजेपी को क्रेडिट मिल जाता। लेकिन अब तो आप ऐलान कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो ऐलान करने के बाद हम जाएगा कैसे? सवाल तो ये भी खड़ा होगा, देश भी देख रहा है भाई। कह रहे हैं ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि सी थ्रू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। ठीक है, आम नागरिक आपकी अपील सुन रहे होते तो कुछ होता आप लोगों का। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आम नागरिकों को भी अपील है और बहिष्कार करने की भी बात है। ये बीजेपी का इवेंट है, दैट्स द बेसिक पॉइंट। आम नागरिक से वो पार्टी अपील कर रही है जिसका एक भी सांसद चुन के नहीं जा पाया है। और अभी विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे कि पॉलिटिक्स और धर्म का नेक्सस नहीं होना चाहिए। वो पार्टी है जिसने पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जो मजहबी लीडर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनकी पार्टी के साथ नेक्सस बनाया है। वो सेकुलर है क्योंकि उसका नाम भी है इंडियन सेकुलर फ्रंट। क्यों? वही है ना। देखिए, एक तो ये बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही मैं कहता हूं। हम कब कहते हैं कि हम 80% हिंदुओं के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव हैं, मगर 20% के कई ठैया रिप्रेजेंटेटिव यहां आपके पास बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कोई नहीं। आप शंकराचार्य पे कमेंट करिए जरा, बयान याद करिए। शांत विवेक, बीजेपी का स्टैंड शंकराचार्य पे बताइए जरा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन के काम नहीं होता। आपने अपने वक्तव्य को रखा, वो चुप रहे। डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं हो, ये गोलमोल कर रहे हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है शंकराचार्य पे? एक लाइन का प्रश्न है मेरा, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। भाजपा का स्टैंड शंकराचार्य पे बताइए जरा। सिर्फ ये बताइए, मुस्लिम धर्मगुरु के साथ पॉलिटिकल नेक्सस बनाए हो कि नहीं? बोला हाँ या ना, बाकी बात बाद में करो। बताओ भाई। फिर भाषण देते हो आके कि पॉलिटिक्स और धर्म का नेक्सस नहीं होना चाहिए। बोल भाई, जवाब चलिए। वो नहीं बोल पाए, अब मैं जवाब देता हूं। गलत। दूसरी पार्टी, याद करिए राहुल गांधी जी क्या बोले थे विदेश में जाके, जब उनसे पूछा गया कि आपका तो मुस्लिम लीग से गठबंधन है, तो उनकी शब्द नहीं भाव भंगिमा भी देखिएगा। उन्होंने क्या बोला था? मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। और किसी कांग्रेस के व्यक्ति से पूछिएगा, कांग्रेस का प्रतिनिधि ना हो तो तहसीन भाई से पूछिएगा, इफ मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर बट बीजेपी इज एब्सोल्युटली कम्युनल,
जी जी, ये जो आप धोखा देने का प्रयास लोगों को करते हैं उसी लिए होता है। और मैं एक और बात कहूंगा, देखिए मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ढंग से लेता हूं। पहली बात तो मैं कहता हूं, अगर इन्होंने जाने का मना किया है तो अपनी परंपरा के अनुरूप किया है। 49 में मूर्तियां हटवाने के प्रयास करने वाले नेहरू जी से लेके, उसके बाद मुसलमानों को भड़काकर 61 में मुकदमा दर्ज करवाने वाली कांग्रेस से लेके, 66 में गोरक्षक संतों पर गोलियां चलवाने वाली कांग्रेस इंदिरा जी के जमाने में, 1976 में जब रूटीन खुदाई में 8 खंबे निकल आए तो कम्युनिस्टों के दबाव में उसको रुकवाने वाली इंदिरा जी की कांग्रेस, तो राजीव जी के जमाने में कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन करने वाली कांग्रेस, तो नरसिम्हा राव के समय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने वाली कांग्रेस, तो सोनिया जी के समय में राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस और हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाली कांग्रेस, जो कर रही है वो अपने गुणों के अनुरूप कर रही है। हां, मगर अगर इनके यहां किसी के दिल में थोड़ी सी सच्चाई होगी तो शायद मुझे लगता है वो उनको भजन याद आ रहा होगा, हरिओम शरण का पुराना भजन था, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर तेरे मन ही मन शर्माऊं। इनके परिवार के लोग यही बोल रहे होंगे कि मैली चादर ओढ़ के गाना शंकराचार्य के लिए भी गा दीजिए, हम मन में शर्मा रहे हैं, मगर क्या करें राजनीति के हिसाब से ये 1990 से पहले के दौर में अटके हुए। अरे तो मुस्लिम समाज के तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, कई मुस्लिम कार सेवक जा रहे हैं, कई मुस्लिम महिलाएं जो ध्वजा लेके जा रही हैं, मगर ये 1990 से पहले के दौर में अटके हुए हैं। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला की बारी है, क्योंकि उनका ऑडियो और वीडियो दोनों चला गया था। तहसीन पूनावाला जवाब की बात सुधांशु ने रखी कि कांग्रेस अपने इतिहास को फॉलो कर रही है, इतिहास को फॉलो करा है तभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही है, और खामियाजा हमने देखा है राम का विरोध करने का कांग्रेस का पॉलिटिकली। अमित जी, सुधांशु जी की मैं बहुत आदर करता हूँ, उन्होंने 3-4 चीजें की, उम्मीद है आप मुझे सारे सवालों का जवाब देने दोगे। सुधांशु जी ने अपनी बात समाप्त की ये कहते कि कांग्रेस का जो एफिडेविट था, हालांकि राम मंदिर को लेकर नहीं, राम सेतु को लेकर था कि राम जी काल्पनिक है। यही बात महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही जब माननीय मोदी जी पार्लियामेंट में बैठे थे। महेश शर्मा जी पे कोई एक्शन तो हुआ नहीं, आज तक मां सीता के मंदिर का जो निर्माण का काम है केंद्र सरकार ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। बिहार के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बिहार में इनकी सरकार भी थी। मां सीता को काल्पनिक बनाने वाले आज कांग्रेस पे आरोप लगाते। खैर, मैं इस तू मैं नहीं गिनना चाहता हूँ। इनकी क्या मजबूरी है कि आज भी संजय निषाद के साथ ये गठबंधन में जिन्होंने राजा राम और राजा दशरथ को, भगवान राम और राजा दशरथ को क्या क्या उन्होंने कहा, मैं उसमें भी नहीं गिरना चाहता हूँ, ये विवाद का विषय नहीं। 2 सवालों के माननीय सुधांशु जी जवाब दे। एक, चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे, और शंकराचार्य जी को मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूं, वे कहते हैं कि ये क्या जरूरत थी कि आप 22 जनवरी को ये मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है, और जो मंदिर का जो भी मंदिर में होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं, ये शास्त्रों के हिसाब से होगा। सुधांशु जी बहुत ज्ञानी है शास्त्र के, तो जब मंदिर का अब तक कंप्लीशन, निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या जरूरी है आपको ये करना? ये शंकराचार्य जी पूछ रहे, क्या शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य भी 80% भारतीयों के विरुद्ध है? ये बात तो नहीं है। दूसरी बात, सुधांशु जी, कोई पार्टी में अगर व्यक्ति 22 जनवरी को नहीं जाए, मानो वो कहते 23 जनवरी को जाए, 24 जनवरी, 25 जनवरी को जाए, तो भगवान राम तो कण कण और शंशन में मौजूद है, तो इसमें गलत क्या है? आप क्यों चाहते कि 22 जनवरी को ही आए? पर आप इसके पहले ये बताएं कि जब शंकराचार्य कह रहे कि मंदिर का निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो क्या जरूरी है? तो फिर भाजपा इसमें क्यों कह रही है कि नहीं इस वक्त ही करना है? ठीक है, सुधांशु का जवाब जी। सुधांशु, अधिकतर पॉलिटिकल पार्टियों का यह कहना है कि क्योंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम हो गया इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, पुनः कह देता हूं, जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं, मौलवी, मुकर्रम, मुफ्ती और बारी के आगे सजदे करने वाले लोगों को आज शंकराचार्य की याद आई है, ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। परंतु उसमें भी मैं बता दूं तहसीन भाई को, आप स्वामी निश्चलानंद जी का, तहसीन अपने टर्न में जी, हाँ कोई बात नहीं, कर ले दीजिए इनको एक वाक्य बोलने। सॉरी, मैं किसी भी मौलाना साहब के सामने अपना सर नहीं झुकाता हूँ, मैं जेन्युइनली कहता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग के लिखा वो गलत था। अब आप बताइए शंकराचार्य जी के बारे में। अच्छा, हाँ, अब मैं बताता हूँ। पहली बार दिल्ली के शाही इमाम का फतवा अपने पक्ष में 1980 में इंदिरा गांधी ने जाकर जारी करवाया था।
और तहसीन भाई, आप युवा हैं, आपकी उम्र हमसे कम है इसलिए शायद आपको न याद हो, मगर हमें बचपन का याद है। 1987 की बोट क्लब की रैली पर इमाम बुखारी ने एलानिया कहा था कि ए राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही और आइंदा अगर तुम्हें इस मुल्क पे हुकूमत करनी है तो हमारे आगे झुकना पड़ेगा। दिस इज कोटेड इन 1987 बोट क्लब रैली। तो ये बात तो पहली बात ये स्पष्ट हो जाती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के सामने समस्या ये है कि हम कभी नहीं क्लेम करते। अब स्वामी निश्चलानंद जी का बयान पूरा बताओ ना मेरे भाई, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके देख लीजिए। उनसे मोदी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं इस बारे में प्रशंसा करता हूं कि कम से कम वो अपने को सनातनी हिंदू कहते हैं और जाकर वहां पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वरना अगर वो सेकुलर के चक्कर में पड़ते तो अयोध्या जाने से भी कतराते। अब ये पूरा वाक्य बोलिए ना, ठीक है, उन्होंने कुछ टेक्निकलिटी की बात कही है, उस टेक्निकलिटी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम में से कोई अधिकृत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का जितना ज्ञान उनको होता उतना तो हमको नहीं है। परंतु जो राजनीतिक पक्ष आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने स्पष्ट रूप से तारीफ की है, ये कहते हुए कि कम से कम उन्होंने ये साहस दिखाया है। और जो उन्होंने कहा कि अगर सेकुलर के चक्कर में पड़ते तो नहीं जाते, तो दिख रहा है सेकुलर वाले राम से परहेज रखते हैं और इमाम साहब के आगे सजदा करते हैं। जी, मैं आसिम वकार आपका रुख करता हूं। आपने जो आज मायावती पर बयान दिया, जो कि आज की टॉप हेडलाइन में, उस विषय पर बाद में आऊंगा आसिम वकार, लेकिन अभी इस विषय पर आता हूं। क्या आपको लगता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा में न्योता मिला तो न्योता स्वीकार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर विपक्षी दल अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को चैलेंज कर रहे हैं इससे? दैट्स माय क्वेश्चन। आसिम वकार। देखिए, पहला सवाल आपने पूछा कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। ये जाती मामला है, ये फैसला हर इंसान को खुद करने दीजिए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मैं किसी को मशवरा देने वाला नहीं होता हूं, कोई भी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी से इतनी देर से ये लोग पूछ रहे हैं शंकराचार्य पे बोलिए, शंकराचार्य पे बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी जी किसी बात पे बोलने पे तैयार नहीं है। और तीसरी बात, विपक्ष जो बड़े मुद्दे हैं उनको मुद्दा ही नहीं बना पा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बनाती है, उस तरह से बहुत बड़े बड़े मुद्दों को भी विपक्ष भुना ही नहीं पाया। अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो करेंगे। इसमें ना वो हमारे कहने से रुकेंगे, ना आपके कहने से रुकेंगे, ना किसी शंकराचार्य के कहने से रुक रहे हैं। आप देश को ये तय कर लेने दीजिए कि देश के जो हिंदू हैं वो शंकराचार्य को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं या मोदी जी को मानते हैं। भाई ये तो हिंदुओं को तय करना है कि शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं या मोदी जी के साथ खड़े हैं। धर्म बड़ा या बीजेपी बड़ी, ये तो उनको तय कर लेने दीजिए। मैं एक जिक्र करना चाह रहा था आपसे जी। मैं जो कह रहा हूं ना, विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाता या कैश नहीं करा पाता, मैं एक डेट बता रहा हूं आपको, 23 दिसंबर सन 2022। ये बहुत बड़े एक लीडिंग अखबार की मैं खबर पढ़ रहा हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप कहिएगा तो मैं नाम भी ले लूंगा अखबार का। 23 दिसंबर सन 2022 को एक अखबार में रिपोर्ट शाया हुई। वो रिपोर्ट ये थी कि लोकसभा में, भारत की लोकसभा में बीजेपी के एक सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि राम सेतु के साक्ष्य नहीं मिले। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट से देखने पर छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि राम सेतु यही है। आप समझिएगा, बीजेपी सरकार के मिनिस्टर अपनी ही सरकार में लोकसभा में बयान दे रहे हैं। और इससे पहले जो एक दौर चला था कि उस पर एक बहुत बड़े फिल्म स्टार साहब हैं, उन्होंने नाच कूद कर एक फिल्म बना दी, बड़ी फिल्म बना दी, अक्षय कुमार जी। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि यह खबर क्यों दबाई गई और क्यों नहीं उठाई गई?
भारतीय जनता पार्टी पहले तो साफ करे कि राम सेतु के सबूत थे या नहीं थे, और अगर अभी नहीं थे तो पहले कैसे थे, और अगर पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं थे तो बीजेपी ने पहले झूठ बोला था या अब झूठ बोल रही है। दूसरी बात, आपने असद ओवैसी साहब के बारे में कहा, असद ओवैसी साहब ने किसी तरह की कोई गलत बात नहीं कही है। देश नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान दुखी है बाबरी मस्जिद के जो 6 दिसंबर को हुआ, और उससे ज्यादा दुखी है जब फैसला आया। फैसला हम सब ने माना, किसी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जी, ना हम उसका किसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का विरोध कर रहे हैं जी जी जी, लेकिन तकलीफ तो है हमको जी असीम वकार। और सुनिए, जिस मुसलमान को तकलीफ नहीं है, जिस मुसलमान को तकलीफ नहीं है वो दिल से और जहन से मुसलमान ही नहीं है। कौन सा ऐसा मुसलमान अब ये भड़काने का काम है ना, जब आप कह रहे हैं कि मस्जिद जिसको के तकलीफ शहीद नहीं है होने वो का- दिल से और जहन से मुसलमान ही नहीं है, ये तो भड़काने का काम है। अब तहसीन पूना वाला मुसलमान नहीं है क्या दिल और जहन से? नहीं, इनको भी तकलीफ होगी सर, तकलीफ है। तकलीफ होना अलग बात होती है और सड़क पर खड़े होकर विरोध करना अलग बात होती है। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप विरोध कीजिए, लेकिन हमारी तकलीफ को समझिए आप। आपने बदरुद्दीन अजमल साहब के बयान के बारे में कहा कि उन्होंने कहा है कि 20 से 26 तक कोई सफर ना करे मुसलमान। प्रधानमंत्री जी गारंटी लें, गृह मंत्री जी गारंटी लें सुरक्षा की कि सफर करने पर मुसलमानों के साथ कोई ये तो हादसा पेश डराना नहीं है, भड़काना है, ये तो सब कुछ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय टेलीविजन पे तो ये मत करिए, ये मैसेज यही जाएगा इसका। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिप्लाई। ओके सुधांशु, मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं। नहीं, ये तो जब कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब ये तो ये बात है जैसे महबूबा मुफ्ती कहती थी कि 370 के बाद फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, ये दैट्स द पॉइंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके होल्ड ऑन। असीम वकार, असीम जी आपने अपनी लंबी बात को रखा। असीम जी, असीम आपने बात को रखा, सुधांशु का रिप्लाई जरूरी हो जाता है। सुधांशु त्रिवेदी लंबा तकरीर कर एक लाइन सुधांशु भाई से खाली इतना पूछ लीजिए कि इनके मिनिस्टर ने जो राम सेतु पर बयान दिया है उससे ये ठीक है, उस पर वो जवाब दे चुके हैं। ओके सुधांशु, देखिए, पहले मैं करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, देखिए एक और सेकुलरिज्म का चेहरा आया है। पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और वो सेकुलरिज्म पे भाषण नहीं दे रही है, हिंदू धर्म पे भाषण दे रही है। वो शंकराचार्य पे टिप्पणी कर रही, और वो सेकुलर है। देखिए एक और चेहरा सामने आ रहा है, जबकि मैंने किसी भी चीज का से बचने का प्रयास नहीं किया, सीधा सीधा जवाब दिया है। परंतु यहां पर मैं एक बात पहले राजनीतिक कहना चाहूंगा। जानते हैं असीम वकार ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी जो सारा प्रकरण हुआ है उसमें लीड किसने ली है? ओवैसी ने ली है ना। पहले ओवैसी खुल के खड़े हुए मंदिर के खिलाफ, फिर क्या हुआ कि ये बाकी सब जो मुस्लिम वोटों के अलंबरदार, झंडा बरदार, फरमा बरदार थे, इनमें खलबली हो गई। ऐसा ना हो कि ओवैसी सारी दाल गटागट पी जाए। तो अब ये लोग फोर्स हुए कि भाई हम भी नहीं जाएंगे, ताकि वो 20% में कोई दूसरा बंटवारा न करने पाए। यद्यपि मेरा मानना है 20% में कोई ऐसी बात नहीं, केवल कट्टरपंथी वोटों में बंटवारा न करने पाए। अब देखिए उसके बाद, तो अब देखिए असीम वकार साहब की हिम्मत बढ़ गई ना। अब वो कहने लगे वो गारंटी लें कि उनके साथ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यानी उन्होंने कह दिया जिसके जो साथ में है वो मुसलमान ही नहीं है। तो असीम वकार साहब, इसका मीनिंग ये निकला कि जो हिंदू धर्म का चोंगा ओढ़ के खड़े हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, वो दिल से क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि जो मुसलमान है अगर उसके दिल में दर्द नहीं है तो वो क्या है, तो इनकी मीनिंग से अपने आप निकल गया कि जिनके दिलों में दर्द है वो क्या है। वो बात इनकी बात से बिल्कुल साफ हो गई। अब राम सेतु पे जवाब देता हूं। जनाब, पहली बात, कार्तिकेय शर्मा भाजपा के नहीं, इंडिपेंडेंट एमपी हैं, आपको पता होना चाहिए। वो हरियाणा से हैं। और आपने कौन से सवाल की बात कही है भाई? मैं तो राज्यसभा में था, मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं, अगर है तो आप बता दीजिए। पर एक बात बताना चाहता हूं, एक दौर था जब कहा जाता था राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं थी, पर जो आपने कहा सैटेलाइट पिक्चर ने दिखाया था। 80 के दशक में नासा की सैटेलाइट पिक्चर ने 86-87 में राम सेतु दिखाया था। और सुनिए, हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ना, संगम जो है गंगा यमुना और माइथोलॉजिकल सरस्वती पे है, उसका ट्रैक भी सैटेलाइट ने दिखाया था। राम मंदिर के अंदर रडार मैपिंग
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ने दिखाया था। इसीलिए इतने डर गए हैं कि काशी विश्वनाथ में कोर्ट में गए हैं कि रेडार से भी ना आए। चिंता मत करिए, टेक्नोलॉजी जो जो आती जाएगी सारी बातें साफ होती चली जाएंगी। मगर मैं राजनीतिक तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ किया इन दलों ने, उन्होंने ओवैसी की पार्टी की विक्ट्री कर दी है, उनको लीड दे दी है। और अब एमआईएम कहा कि जिनको दर्द है, जिनको दर्द नहीं है वो मुसलमान नहीं है, तो फिर पलट के सवाल आएगा जिनको खुशी नहीं है क्या वो हिंदू नहीं है? सवाल आएगा फिर ये। नहीं, बिल्कुल आप सवाल कीजिए, बिल्कुल सवाल कीजिए। मैं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में 37.45% वोट मिले और एनडीए को मिले हैं 45%। 45% एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को वोट मिला तो 55% विरोध में पड़ा है सर। ऐसा नहीं है कि 55% जो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट दिया है वो भारत के नागरिक ही नहीं है, या भारत के सिर्फ वही नागरिक माने जाएंगे जो बीजेपी को वोट करते हैं, या बीजेपी को जो वोट करते हैं वही हिंदू हैं, बाकी हिंदू नहीं माने जाएंगे सर। नहीं, आपने तो खुद ही लाइन बड़ी कर दी ना आसिम वकार, आपने तो खुद ही लाइन बड़ी कर दी ना। आपने तो बोला कि जिसको दुख नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। तो सवाल दूसरी तरफ से आएगा, जिसको खुशी नहीं है क्या वो हिंदू नहीं है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को खुशी नहीं हो रही है? क्या अखिलेश जी को खुशी नहीं हो रही है? बताइए क्या करिएगा इसमें? क्या सोनिया जी को खुशी नहीं हो रही है? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपसे, मैं नहीं कहना चाह रहा था, देश में ऐसा नहीं है कि सारे दलितों को आप हिंदू बना देंगे। जो दलित हैं वो अपने को दलित कहते हैं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी आपका मैं ब्रेक के बाद जवाब लूंगा। लेकिन ट्वीट देख लेता हूं मोटरोला के फोन से। राधे मोहन लिख रहे हैं, क्या प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर विपक्ष ने बहुत गलत किया है? ये वो ट्वीट कर रहे हैं, राधे मोहन लिख रहे हैं, ये ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं मोटरोला के फोन से। रुकूंगा एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीएचपी ने एक बड़ा बयान दिया है, अखिलेश को जवाब दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने, आलोक कुमार बोला है, गोलीकांड को भुलाकर हमने निमंत्रण भेजा था। यानी जो कार सेवकों पर गोली चलाई थी, सब सपा की सरकार थी, उस गोलीकांड को भुलाकर हमने समर्थन भेजा था। किसी को ना जानने वाला तर्क गलत है। अखिलेश जी कार्यक्रम में आए, फिर बोली है वीएचपी के अखिलेश जी कार्यक्रम में आए। वीएचपी का अखिलेश यादव को जवाब है ये। मैं रुक करता हूं रोहित का, मेरे साथ आरएलडी के हैं, गठबंधन में है सपा के साथ। वीएचपी कह रही है कि गोलीकांड, जो गोली चलवाई थी कार सेवकों को, उसे भुलाकर हमने निमंत्रण भेजा था। क्या आपको लगता नहीं है कि स्वीकार कर लेना चाहिए था? और यह तर्क, मैं किसी को जानता ही नहीं तो निमंत्रण कैसे स्वीकार करूं, क्या आपको लगता नहीं? इस पर सवाल है रोहित। अमीश जी धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में बुलाया और आपका शो है, आपने मुझे बुलाया तो 40 मिनट बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसमें आपने भाजपा प्रवक्ता को 4 बार बोलने का मौका दिया, परंतु मुझको 40 मिनट बाद दिया, क्योंकि आपका शो है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बस ऐसे ही ये 22 तारीख वाला जो कार्यक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत इवेंट है और भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो करे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो व्यक्ति राम मंदिर के दर्शन करने 22 तारीख को नहीं जाएगा, क्या वो सनातनी नहीं रहेगा? या मुझे सनातन का ठेका लेने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले ये बता दें कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है सनातन धर्म के अंदर कि मंदिर ना जाने पे आप मुझे सनातन विरोधी कह देंगे, या कौन सी ऐसी मंत्र है जिससे आप मुझे सनातन से निकाल देंगे। अब तो शंकराचार्य जी भी नहीं जा रहे, 4 शंकराचार्य जी नहीं आ रहे। उनसे बड़ा सनातनी तो कोई हो ही नहीं सकता, उनसे बड़ा सनातन का रक्षक कोई नहीं हो सकता। जब वो नहीं जा रहे और वो बाद में जाएंगे तो उनको आप उनसे बड़े हो गए क्या आप, जो आप ये कह रहे हैं कि साहब जो 22 तारीख को नहीं जा रहा वो सनातन विरोधी हो गया? तो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्राइवेट इवेंट करेगी और मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि 22 तारीख को कैमरामैन हटा दीजिए आप उस इवेंट से। उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता वहां पे जाते हैं। मंदिर के अंदर सबसे पहले प्रवेश कैमरामैन करेंगे या वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो भी पुजारी या जो भी जा रहे हैं वो करेंगे प्रवेश? मुझे इसका जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। खैर,
दूसरी बात अभी पता चला, आपने बताया, पढ़ा अभी आपने कि वीएचपी कह रही है कि हमने गोलीकांड को भुला दिया। बिल्कुल भुला दिया वीएचपी ने गोलीकांड को। तभी तो आज भारतीय जनता पार्टी में उन नेताओं को भी न्योता मिला है जो उस समय समाजवादी पार्टी में थे जब गोलीकांड हुआ था। तो जैसे तो डेफिनेटली, क्योंकि जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो जैसे किसको निमंत्रण मिला? कि अगर आपको इतना दर्द है, जैसे किसको निमंत्रण मिला बीजेपी में जो उस समय सपा में थे जिन्होंने गोली चलवाई थी? नाम लीजिए। बताया तो मैंने, एसपी बघेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, निमंत्रण मिला है आपकी राय में? अब मैं 2 बार बोल चुका हूं एसपी बघेल जी, निमंत्रण मिला है, उनको निमंत्रण मिला है ना। वो जिस समय गोलीकांड हुआ था उस समय समाजवादी पार्टी के नेता थे ना। एसपी बघेल को निमंत्रण मिला है, थे तो समाजवादी पार्टी के नेता थे, नहीं आपको जानकारी मिल गई एसपी बघेल को निमंत्रण मिल गया है। मेरी जानकारी में उनको निमंत्रण शायद नहीं मिला है। आप मुझे कितनी देर बोलने दोगे? आपका हक है। नहीं, आपने अपनी बात को रखा 1.5 मिनट, 1.25 मिनट मिला। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। पहले तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं, जनाब 4 लोग हैं तो चारों के सवाल भी हम ही से हैं। और ये 4 तो आप लोग तो गठबंधन वाले हैं, एक दूसरे को दिए गए समय को गवारा नहीं कर पा रहे हैं। सीटें कैसे गवारा करेंगे ये देखने की कह रहे हैं विपक्ष मुद्दे दूसरी सही से बात नहीं उठाता, तो मुझे तो लगा असीम वकार जी सत्ता में ही होंगे सुधांशु जी। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब आपको तो ठीक है, मतलब इनका एलिगेशन हो गया विपक्ष की तरफ। रोहित अग्रवाल, अगर आपको असीम वकार से बात करें तो मैं असीम वकार से आपकी डायरेक्टली बात करा दूंगा, लेकिन अभी सुधांशु जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं क्योंकि आपने बीजेपी से 3-4 सवाल, किसी से भी बात कर सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं, तो लोकतंत्र के अंदर ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं बिल्कुल सबसे आया है। ये शांत रहिए ना, अपनी बटन पे बोलिए। किसी भी मंत्री या सांसद को सबको निमंत्रण नहीं दिया गया। दूसरा, निमंत्रण देना ट्रस्ट का काम है। निमंत्रण का किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। आलोक कुमार जी ने उस संदर्भ में कहा कि हमने उस विषय को भुलाकर भी यह करने का साहस किया, मगर साफ दिख गया कि आप उसी दौर में पड़े थे और आप तो आरएलडी के प्रतिनिधि हैं जनाब। उस दौर में आपको याद है कि मुलायम सिंह की सरकार तो बीजेपी के सपोर्ट पे थी। तब तो आप और मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी की अस्तित्व नहीं था जनाब, जनता दल था, वीपी सिंह का जनता दल था। 180 एमएलए थे 425 की विधानसभा में, 56 भाजपा के थे, उनके सपोर्ट पे टिके थे। गोलीकांड के समय जब आडवाणी जी का रथ रोका था, हम लोगों ने उस समय समर्थन विड्रॉ कर लिया था। और आप शायद भूल गए, मुख्यमंत्री तो बनना था चौधरी अजीत सिंह जी को, पर उस समय वीपी सिंह के साथ मिल गए थे मुलायम सिंह जी, क्योंकि उनको लगता था वीपी सिंह को कि अगर अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया तो चौधरी चरण सिंह की लीगेसी है, इनका कदम उससे बड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मुलायम सिंह को बना देते हैं, इनको ये तो मेरे कंट्रोल में रहेंगे। पर बाद में गुरु गुड़े रहे, चेला शक्कर हो गए, वो उनसे आगे निकल गए। तो साहब उस जमाने की भी राजनीति हम लोग को पता है। यदि आप उस दौर में जाते हैं तो अगर सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ था तो चौधरी अजीत सिंह के साथ हुआ था। मगर आज अफसोस और हालात का मारापन देखिए कि आप उनकी समर्थन करने को विवश है। परंतु मैं एक बार पुनः कह रहा हूं, हम फिर भी किसी से बैर नहीं मानते। आलोक कुमार जी ने जो कहा है, तो मैं रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं, जो भगवान राम के राम राज्य के लिए कही गई, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और मैं ये भी, यानी हम किसी से बैर नहीं, किसी से विषमता नहीं। और जिन लोगों को आपत्ति है कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं, तो सोमनाथ का उद्घाटन किसने किया था? तो सरदार पटेल ने सारा इनिशिएटिव लिया था। पन्ना नेहरू सोमनाथ जी के समय में गए थे और न नेहरू जी के वंशज आज जा रहे हैं। यानी जहां वो 75 साल पहले खड़े थे वहीं खड़े हैं। और आज एक संयोग देखिए कि पटेल जी की धरती से उठकर एक व्यक्ति आया है जो पटेल जी उस समय थे, मोदी जी आज खड़े हैं। यानी पटेल जी की विरासत के साथ हम खड़े और नेहरू परिवार अपनी विरासत के साथ खड़ा है। तो देश की जनता को बहुत साफ पता है, दूध का दूध पानी का पानी है कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। मगर अभी देखिए एक और मजेदार, अभी देखिए असीम वकार साहब ने कुछ और बोलेंगे, अभी कुछ और बोलेंगे या और फिरकी मारेंगे। क्योंकि अब देखिए 2 लोग ऐसे बैठे हैं, अब विवेक जी बैठे हैं, इनकी पार्टी कोई नहीं है, इनको तो बस पी ना पाओ तो ढरका दो। असीम वकार जी का एक आध सांसद है, उनको भी लगता पी ना पाओ तो ढरका दो। तो यहां ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो पी ना पाओ तो ढरका देने वाले हैं। अब उस ढरकने के दौर में कांग्रेस अपना पानी कितना संभाल के रख पाएगी, समाजवादी पार्टी कितना संभाल के रख पाएगी कि वो ढरकने ना पाए, देखने की बात होगी। जी तहसीन पूनावाला कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। तहसीन पूनावाला, नहीं समझ पा रहा हूं सुधांशु, मैं एक लाइन ऐड करते फिर आप, फिर मैं सपा मैं एक लाइन और रोहित शांत, तहसीन पूनावाला कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं एक ही लाइन ऐड करता हूं, फिर रोहित भाई आप बोल दीजिए।
मैं अधिकतर तो वकार जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जो उन्होंने राम सेतु की बात की, यही बात मैं उठाने वाला था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में जवाब देते हुए सैटेलाइट का जो उन्होंने बताया कहा, लेकिन उसके अलावा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान चीफ जस्टिस के सामने, जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने 3 बार वर्तमान सरकार से, मौजूदा सरकार से पूछा गया है, आप जो प्रीवियस एफिडेविट है उस पर कायम है या चेंज कर रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि इसको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करना चाहिए राम सेतु को। वर्तमान सरकार ने आज तक 3 बार के बावजूद इस पर कोई फैसला नहीं किया। अब फरवरी की तारीख मांग रहे। और मां सीता जिनका जन्म हुआ है, वो जन्म स्थान को मिथिकल बनाने वाले महेश शर्मा जी, और वहां पे जी संक्षेप में टाइम लिमिट को फॉलो करें। ओके सुधांशु 30 सेकंड में जवाब, देन असीम वकार। देखिए, पहली बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं जनाब, वो जो एफिडेविट कांग्रेस ने दिया था, वो तो जब भाजपा ने विरोध किया था तुरंत विड्रॉ कर लिया था 2 दिन में। भाई वो एफिडेविट अभी कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी बात मैं कह दूं जनाब, जो आप कह रहे हैं जितेंद्र सिंह जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, तो वो सिर्फ सैटेलाइट के बारे में बोल सकते हैं। कोई सांस्कृतिक धरोहर है इसके बारे में बोलेगा सांस्कृतिक मंत्री। भाई इतना नहीं आप लोगों को समझ में आता? जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रोहित कुछ ऐड करना चाह रहे। रोहित आप असीम वकार से क्या पूछे थे? रोहित असीम वकार है या नहीं है? अच्छा, असीम वकार से क्या पूछ रहे थे रोहित अग्रवाल आप? 20 सेकंड में असीम वकार से क्या पूछ रहे थे? नहीं, मैं असीम वकार साहब से ये हाँ बिल्कुल, मैं असीम वकार साहब से ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि विपक्ष मुद्दे सही से नहीं उठा पाता है, तो आप कब सत्ता में आए ये जनता को बताइए, क्योंकि हम तो यही समझ रहे थे कि आप विपक्ष में हैं, परंतु आप कह रहे हो कि विपक्ष सही से मुद्दे नहीं उठाता, तो मुझे तो लगता है विपक्ष का पार्ट है तो मुद्दे तो उठाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो आप क्यों नहीं मुद्दे उठाते हैं? आपका कौन सा पैक्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ? ओके, असीम वकार जवाब। देखिए, मैं इतना खाली कहना चाहता हूं, असीम वकार साहब इतिहास में मत जाइएगा, आप वर्तमान में बात करिएगा, क्योंकि सुधांशु भाई इतिहास काफी बता चुके हैं अभी। अरे सुनिए तो उड़ता तीर मत पकड़ा कीजिए। जाट आपकी पार्टी का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं देता है। समाजवादी पार्टी की साइकिल के कैंडिडेट जहां थे वहां जाटों ने बीजेपी को वोट किया। भाई साहब, ये आरएसएस कार्यालय से जो छपी हुई आप बीजेपी को वोट किया है, इसको बंद कर दो असीम भाई। और आपके जो 9 विधायक हैं, आपने आज के डिबेट के अंदर एक्सेप्ट किया है, बात तो सुनो, ये पार्ट है, वो आपके बीच में नहीं बोले, असीम वकार को बोलने दीजिए। मेरी बात तो सुन लो। उड़ता तीर मत पकड़ा करो, तुमने उड़ता तीर पकड़ लिया। जाटों ने बीजेपी को वोट किया, और जाटों की टेंडेंसी ये है कि जहां पर हैंडपंप है वहां तो दे देंगे, वो मुसलमान का वोट ले भी लेंगे, लेकिन जहां साइकिल और पंजा होगा वहां टोटल जाट बीजेपी में जाता है। और हो सकता हो कि उत्तर में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें रोहित अग्रवाल का वोट भी बीजेपी को गया हो। आसिम वकार की गारंटी है कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, और तुम लोग की गारंटी है कि तुम कभी बीजेपी में जा सकते हो। एआईएमआईएम ने आपको टिकट दिया था उत्तर से। अरे सुनो मेरी बात, सुनो पूरी बात तो सुन लो। पर्चा भरने वाले दिन आप अस्पताल में भर्ती हो गए थे। अरे मेरी चंदा बात लेने तो के सुन लो बाद, पूरी। वो चंदा जमा करने के बाद आप अस्पताल में भर्ती हो गए थे, और वो चंदा अभी तक वापस नहीं किया आपने। आप शायद भूल गए, एआईएमआईएम ने आपको उम्मीदवार बनाया था लखनऊ से, और चंदा बटोरने के बाद आप अस्पताल में भर्ती हो गए थे पर्चा भरने की बजाय। मैंने कहा याद दिला दूं, क्योंकि आप बहुत याद दिलाते हो ना, फिर तुम्हें जवाब आदत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है इतिहास याद दिलाना, आपकी आदत है इतिहास याद दिलाना, क्योंकि आप उन्हीं की कक्षा में अभी आप बोल रहे थे कि मुझे एक भी बारी बोलने का, आप उन्हीं की कक्षा में बोल लिया। अब दूसरे व्यक्ति को भी चांस देंगे ना अपना जवाब देने का लिए। अरे मेरी बात तो सुन लो। ओके, शिष्टाचार यही कहता है। जो सर अमीश भाई एक लाइन बोल रहा हूं, अमीश भाई एक लाइन बोल रहा हूं। जी असीम जी, जिसने कभी भी जिसकी पार्टी और जिसके नेता ने कभी भी बीजेपी से हाथ मिलाया है उसके मुंह पर तू, और जिस नेता ने बीजेपी से जिसके नेता ने बीजेपी से हाथ मिलाया उसके नेता पर पर्दे के पीछे सूटकेस लिया हो भारतीय जनता पार्टी से, उसके मुंह पे थू। एक बार बोलो ना, पर्दे के पीछे से सूटकेस लिया हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी से पैक करके, पर्दे के पीछे पैक करके सूटकेस लेके अपनी पार्टी जो चलाता हो उसके मुंह पे थू। अरे क्यों ये सब हम कर रहे हैं? जो अपने मुसलमान भाइयों के साथ धोखा करता हो
और मुसलमान वोटरों का अरे एक सौदा सेकंड। करके भारतीय जनता पार्टी को भारतीय एक जनता सेकंड, पार्टी रोहित के अग्रवाल, साथ शांत, करता शांत। हो उसके मुंह पे थू। अरे एक सेकंड एक सेकंड मैं तो मुसलमानों से ये कह रहा हूं कि जहां भी आरएलडी का कैंडिडेट हो उसको वोट ही मत दो, ये गद्दार है, मुसलमानों गद्दार हैं ये। जहां भी आरएलडी कैंडिडेट हो वहां बिल्कुल वोट मत दो। तेलंगाना में वोट मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया, कांग्रेस को अरे दे दो, सपा को दे हसीम दो, भाई, BSP तेलंगाना को में दे दो। मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन आप अगर शायद RLD भूल गए हैं मुसलमानों तेलंगाना में आपकी सरकार नहीं रही, तेलंगाना में आपको मुसलमानों ने नकार दिया और बता दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। विवेक परेशान हो गए हैं गतिविधि को देखकर। आपको बता दिया 15 सेकंड विवेक, 15 सेकंड अब रोहित अग्रवाल को ऑडियो डाउन करिए, ये अनफेयर है भाई। ओके विवेक जी, रोहित जी शांत, विवेक जी देखिए सुधांशु त्रिवेदी जो भी कह रहे हैं तो मैं इनको रिमाइंड करा दूं, एक समय था जब इनकी 2 सीटें थी, 2 ही मेंबर पार्लियामेंट था, और एक ऐसा भी समय था जब वाजपेयी जी की दोनों किडनियां खराब थी और राजीव गांधी जी ने उनको सम्मान देते हुए यूनाइटेड स्टेट भेज करके इलाज करवाया। और वो भी एक दिन था जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और रिस्पेक्ट दे करके वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशंस भेजा गया। सुधांशु फाइनल टेक, कल्चर है, सुधांशु फाइनल टेक, हाँ उसको समझ लें पहले। सुधांशु 10 सेकंड। एक मिनट पता नहीं है क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं साहब। अगर अटल जी विदेश के दौरे पे थे तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सरकारी डेलीगेशन में विदेश के दौरे पे होता है तो ये नियमानुसार है कि उसकी भी तबीयत खराब होगी तो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। अपोजिशन के और आपने नरसिम्हा राव की बात कही तो बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया, जिसको बेच के खा गए हो 2014 के बाद। पे बोलिए, अरे भाई सोचिए कि अटल जी नेता टर्न की बात नहीं है, उसका मेरे को आर पार के सत्य की और बढ़ना है। और आज आर पार में सत्य और तथ्य है, मोदी है तो मुमकिन है। पॉलिटिकल रैलियों में तो ये आपने नारा कई बार सुन लिया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका लिटरल मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन किस ऊंचाई को छू रही है, इसकी सबसे बड़ी झलक आज गुजरात में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट में हमें साफ साफ देखने को मिली। आपने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को किसी भी बड़े पब्लिक फोरम पर या फिर इंटरनेशनल मंच पर बोलते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन मोदी डिप्लोमेसी का असर देखिए, इंपैक्ट देखिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए गुजरात पहुंचे शेख मोहम्मद बिन जायद ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो किया, बल्कि समिट के दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के प्रति अपना प्रेम छुपा भी नहीं पाए और वाइब्रेंट गुजरात के मंच से स्पीच भी दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल यूएई ने COP28 कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था, जो कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसके बावजूद शेख मोहम्मद बिन जायद ने उस मंच पर कोई स्पीच नहीं दी थी। हो सकता है कि मोदी विरोधियों को यह बेहद सामान्य घटना लगे, लेकिन गुजरात में यूएई प्रेसिडेंट की स्पीच पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का एक बड़ा एग्जाम्पल है। वाइब्रेंट गुजरात के मंच पर ही एक और घटना हुई। मोरक्को के इंडस्ट्री मिनिस्टर रियाद मजौर ने जब वाइब्रेंट गुजरात में स्पीच देने के लिए आए तो उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऑफ भारत कहकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो आप इन तस्वीरों से देख लीजिए। Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे का मतलब समझाया और कहा कि मेरे विदेशी मित्र पूछते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है का क्या मतलब होता है, तब मैं उन्हें बताता हूं कि इसका मतलब नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाला होता है। तब से वो भी मोदी है तो मुमकिन है कहने लगे हैं। लेकिन बात सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की नहीं है, भारत की बढ़ती शक्ति का एक और परिचायक सबूत देख लीजिए। दुनिया भर में चल रहे आर्थिक सुस्ती के बीच वर्ल्ड बैंक भारतीय इकोनॉमी का लोहा मान रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद भारतीय इकोनॉमी आने वाले सालों में शानदार रफ्तार से तरक्की करने वाली है। तो इन तथ्यों को देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी है तो मुमकिन है का दावा कितना सही है और कितना गलत। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका आभार।